नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक तरफ है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जहां चाइना अपनी अरबों डॉलर की सी पैक प्रोजेक्ट के जरिए हिंद महासागर पर कब्जा जमाने का सपना देख रहा है। और वहां से ठीक 170 किलोमीटर दूर है ईरान का चाबहार पोर्ट। जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के अंदर हो रहे एक बेहद संवेदनशील और हाई प्रोफाइल अंतिम संस्कार के ऊपर टिकी हुई थी, तब हमारे दिल्ली से एक खास डेलीगेशन तेहरान पहुंचता है। ऊपर से देखने में यह सिर्फ एक कूटनीतिक शिष्टाचार था, एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, लेकिन बंद कमरों के भीतर जो डील फाइनल हो रही थी, उसने अचानक से वॉशिंगटन से लेकर के बीजिंग तक के रणनीतिकारों की नींदें उड़ा दी है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि 400 बिलियन डॉलर की भारी भरकम ट्रेड डील के बावजूद ईरान ने अपने सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक के लिए चाइना को नहीं बल्कि भारत को चुना है। और अमेरिका, जिसने ईरान पर दुनिया के सबसे ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, वो भारत के इस कदम पर इतना खामोश क्यों है? तो दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट के लिए एक भयंकर सिक्योरिटी क्राइसिस का दौर चल रहा है। लंबे वक्त के बाद में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अल खामेनेई का अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन अब भी पूरा का पूरा इलाका जबरदस्त तनाव से गुजर रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ में ईरान का टकराव अपने चरम पर लगातार बना हुआ है। ऐसे माहौल में जब ज्यादातर देश ईरान से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही कैलकुलेटेड और बोल्ड स्टेप लिया है। उन्होंने अपनी टीम को एक स्पष्ट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि रणनीतिक स्वायत्तता का विजन देकर के तेहरान भेजा है। इस डेलीगेशन में विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा के साथ में बिहार के राज्यपाल और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन शामिल थे। ये कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं था। लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन कश्मीर से लेकर के इंटरनेशनल सिक्योरिटी मामलों के दिग्गज रणनीतिकार माने जाते हैं। दोस्तों, एक पूर्व सैन्य अधिकारी और भारत के एक बड़े मुस्लिम चेहरे का तेहरान जाना और वहां के उप गृह मंत्री अली अकबर पोरजमशीदेन के साथ में सीधी बातचीत करना ईरान के इस्लामिक नेतृत्व को एक बहुत ही क्लियर मैसेज था। ये मैसेज था कि वेस्टर्न कंट्रीज के भारी प्रेशर के बावजूद भारत अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्तों का साथ मुश्किल वक्त में भी कभी नहीं छोड़ता है। और दोस्तों, यहीं पर यह कहानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इस दौरे का मकसद सिर्फ शौक जताना नहीं था। दोस्तों, मई 2024 में भारत और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट के शाहिदी बेहिश्ती टर्मिनल को लेकर के जो 10 इयर्स लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट सिग्नेचर हुआ था, उसको लेकर के दुनिया भर के अंदर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। वेस्टर्न मीडिया मान रहा था कि मिडिल ईस्ट के लगातार बदलते हालातों और अमेरिकी प्रेशर के कारण यह प्रोजेक्ट शायद धीमा पड़ जाएगा, लेकिन श्रद्धांजलि के बहाने गए इस भारतीय डेलीगेशन ने ईरान के नए नेतृत्व, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी इंक्लूड हैं, उनके साथ में इस 10 ईयर विजन को न सिर्फ कंफर्म कर दिया, बल्कि इस पर काम करने को लेकर के तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता भी लॉक कर दिया है। दोस्तों, भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि चाबहार का एग्रीमेंट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत की नई और आक्रामक विदेश नीति की सबसे मजबूत आधारशिला है। दोस्तों, भारत के लिए चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये एशिया के दिल यानी कि सेंट्रल एशिया के अंदर एंट्री करने वाली एक रणनीतिक नस है। दोस्तों, साल 1947 के अंदर आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान ने अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जाने के लिए जमीनी रास्ता देने से हमेशा इनकार किया है। पाकिस्तान को लगता था कि वो भारत को अपने भूगोल के जाल में फंसा करके रख सकता है, लेकिन चाबहार ने पाकिस्तान के इस पूरे घमंड को एक झटके से बाईपास कर दिया है। चाबहार
चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी के तट पर मौजूद है। यहां से भारत सीधे समंदर के रास्ते ईरान तक पहुंचता है और फिर वहां से सड़क और रेल नेटवर्क खास करके जरान्स डेलाराम हाईवे के जरिए सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अंदर एंट्री ले लेता है। अब दोस्तों, पाकिस्तान भारत के किसी भी ट्रेड रूट के अंदर बाधा डालने की हैसियत नहीं रख सकता है। दोस्तों, बात सिर्फ अफगानिस्तान तक पहुंचने की नहीं है। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि NSTC का सबसे बड़ा मुख्य द्वार है। ये 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो भारत, ईरान, आर्मेनिया और रसिया को सीधे कनेक्ट करता है। इस रूट के पूरी तरह से लागू होने के बाद में भारत से यूरोप और रसिया तक माल पहुंचाने का समय सीधा 40% कम हो जाता है और लॉजिस्टिक की लागत के अंदर भी करीब 30% की भारी गिरावट आती है। दोस्तों, आज के टाइम के अंदर भारत का ज्यादातर व्यापार स्वेज कैनाल के जरिए होता है, लेकिन लाल सागर और अदन की खाड़ी के अंदर जिस तरह से हॉस्टाइल नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, स्वेज कैनाल का रास्ता अब सुरक्षित नहीं बचा है। ऐसे में चाबहार भारत को एक गारंटीड, सिक्योर और बेहद तेज अल्टरनेटिव सप्लाई चेन देता है। दोस्तों, ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो मध्य एशिया के देश जैसे कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान तेल, गैस और यूरेनियम के अकूत भंडार हैं। भारत अब सीधे इन संसाधनों तक अपनी पहुंच बना रहा है, जो भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन का काम करेंगे। दोस्तों, चाबहार का सबसे बड़ा दर्द अगर किसी को हो रहा है तो वो है चाइना। दोस्तों, चाइना ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के तहत भारत को समंदर में चारों तरफ से घेरने की एक लंबी साजिश रची थी। श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा, म्यांमार के अंदर क्याकप्यू, पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट और मालदीव के पोर्ट, साथ ही बांग्लादेश के पोर्ट भी इसी साजिश का हिस्सा थे। दोस्तों, चाइना का प्लान था कि वह भारत को उसके ही पड़ोस में ब्लॉक कर देगा, लेकिन भारत ने चाबहार के अंदर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवा करके चाइना के सबसे बड़े प्रोजेक्ट सी पैक की नाक के बिल्कुल नीचे अपना रणनीतिक बेस तैयार कर लिया है। ग्वादर और चाबहार के बीच की दूरी महज 170 किलोमीटर है। भारत का चाबहार में बैठना चाइना के ग्वादर पोर्ट की अहमियत को रणनीतिक रूप से बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है, उसे बिल्कुल आधा कर देता है। दोस्तों, भारत अब वहां बैठ कर के अरब सागर के अंदर होने वाली चाइना और पाकिस्तान की हर समुद्री हरकत के ऊपर रडार की तरह नजर रख सकता है। दोस्तों, चाइना का प्लान था कि अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद में वो वहां के लिथियम और कॉपर जैसी बेशकीमती खनिजों के ऊपर एकाधिकार कर लेगा, लेकिन चाबहार के चालू रहने से भारत अफगानिस्तान को लगातार गेहूं, दवाइयां और दूसरी मानवीय सहायताएं भेज रहा है। नतीजा ये है कि आज अफगान अवाम और वहां के सिस्टम्स के अंदर भारत की सॉफ्ट पावर चाइना के पैसों से कहीं ज्यादा मजबूत है। चाइना चाहता था कि मध्य एशिया के बाजार पर सिर्फ उसका ही कब्जा हो, लेकिन अब चाबहार पोर्ट के जरिए भारतीय माल बहुत तेजी के साथ में और सस्ते में वहां पहुंच रहा है, जिससे चाइना का व्यापारिक एकाधिकार टूट रहा है। दोस्तों, दुनिया के बड़े थिंक टैंक्स आज एक ही बात डिकोड करने में लगे हैं कि 2021 के अंदर ईरान और चाइना के बीच में 25 साल का $400 बिलियन का स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था। एक बार को पूरी दुनिया को लगा कि शायद ईरान अब पूरी तरह से चाइना की गोद में गिर जाएगा, लेकिन ईरान ने अपने इस सबसे अहम पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए फिर भारत को ही क्यों चुन रखा है? तो दोस्तों, इसका जवाब चाइना की डैप ट्रैप डिप्लोमेसी के अंदर छुपा हुआ है। ईरान की लीडरशिप ने बहुत ही करीब से देखा है कि चाइना ने श्रीलंका, मालदीव्स, जाम्बिया और पाकिस्तान का क्या हश्र किया है। चाइना जब किसी देश के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट करता है तो वह उस देश की संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी और उनकी अहम संपत्तियों के ऊपर सीधा कब्जा जमाने लग जाता है।
दोस्तों, ईरान जिसने अपनी स्वायत्तता के लिए दशकों तक वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका से लड़ाई लड़ी हो, वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो चाइना का आर्थिक गुलाम बन जाए। वहीं भारत का पार्टनरशिप मॉडल पूरी तरह से विन विन सिचुएशन के ऊपर आधारित है। भारत किसी देश के ऊपर कब्जा करने या उसे कर्ज के जाल में फंसाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। भारत ने चाबहार के अंदर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGL के जरिए 120 मिलियन डॉलर का सीधा इन्वेस्टमेंट किया है और वहां के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन डॉलर की भारी भरकम क्रेडिट लाइन भी दी है। ये इन्वेस्टमेंट ईरान की इकोनॉमी को बूस्ट करता है बिना उनकी आज़ादी को छीने। इसके अलावा भारत और ईरान के रिश्ते आज के नहीं हैं, ये हजारों साल पुराने सभ्यतागत यानी कि सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं। दोस्तों, दोनों देशों के बीच में गहरा सांस्कृतिक और भाषाई जुड़ाव है। ईरान ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि जब उस पर सख्त अमेरिकी प्रतिबंध लगे थे और दुनिया ने उससे किनारा कर लिया था, तब भारत ही वो देश था जिसने एक भरोसेमंद साथी की तरह रिश्ते निभाए। चाबहार भारत को देकर के ईरान ने चाइना को भी एक बहुत कड़ा और साइलेंट मैसेज दे दिया कि अगर चाइना ने अपनी मनमानी शर्तें थोपने की कोशिश की तो तेहरान के पास में नई दिल्ली के रूप में एक बहुत बड़ा और मजबूत विकल्प हमेशा के लिए खुला है। ईरान ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर बैलेंसिंग पावर का बेहतरीन खेल खेल रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका की। तो दोस्तों, इस वक्त जब अमेरिका अपना 250वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, तब भी अमेरिकी लीडरशिप ईरान को लेकर के बेहद आक्रामक है। डोनाल्ड ट्रंप के लगातार जो बयानबाजी आ रही है ईरान के खिलाफ, उसने माहौल को और भी ज्यादा सख्त बना दिया है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर दुनिया के सबसे ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध यानी कि सैंक्शन लगा रखे हैं। वॉशिंगटन की सीधी चेतावनी रहती है कि दुनिया का कोई भी देश ईरान के साथ में $1 का भी ट्रेड ना करे। लेकिन भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके मई 2024 के अंदर चाबहार का 10 सालों का ऐतिहासिक एग्रीमेंट साइन किया था और अब 2026 के अंदर इस भयंकर तनावपूर्ण माहौल में भी अपना हाई लेवल डेलीगेशन तेहरान भेजा है। अमेरिका इस वक्त एक अजीब सी कूटनीतिक बेबसी का शिकार है, क्योंकि वो चाहकर के भी भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता है। वॉशिंगटन की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। भारत दुनिया की 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी है और बहुत तेजी से टॉप 3 की तरफ आगे बढ़ रही है। जब भारत जैसा बड़ा ग्लोबल प्लेयर ईरान के साथ में इतनी बड़ी डील फाइनलाइज करता है, तो अमेरिकी प्रतिबंधों का मनोवैज्ञानिक असर अपने आप कुंद पड़ जाता है। अमेरिका हमेशा से ये चाहता था कि भारत की विदेश नीति वॉशिंगटन के इशारों पर चले, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी की कूटनीति ने दुनिया को एक लाइन में साफ कर दिया है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हितों के साथ में कभी कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका की मजबूरी ये है कि वो भारत पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगा ही नहीं सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की सख्त जरूरत है। भारत इसी बात का पूरा फायदा उठा करके ईरान के साथ में अपनी संबंध मजबूत कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका को भारत की इस रणनीतिक स्वायत्तता को कड़वा घूंट समझ करके पीना पड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि बिना भारत के वो एशिया के अंदर चाइना को काउंटर नहीं कर सकता है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि भारत का ये मास्टर स्ट्रोक आगे क्या गोल खिलाएगा। तो दोस्तों, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का ये हालिया ईरान दौरा सिर्फ एक रस्म तक सीमित नहीं था। ये आने वाले दशकों के लिए भारत की यूरेशियाई नीति का एक पक्का ब्लूप्रिंट था। जो 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट भारत ने साइन किया है, उसमें एक बहुत ही अहम क्लोज मौजूद है। ये क्लोज है ऑटोमेटिक रिन्यूअल का। दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये है कि 10 साल बाद ये एग्रीमेंट अपने आप आगे बढ़ता रहेगा। आसान भाषा में समझें तो भारत ने चाबहार के अंदर अपना परमानेंट रणनीतिक ठिकाना बना लिया है। ये एक ऐसा डबल चेकमेट है जिसने एक ही चाल में 2 शिकार किए हैं। पहला, पाकिस्तान को रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी से पूरी तरह से काट दिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी और रणनीतिक अहमियत
और ज़्यादा गर्त के अंदर चली गई है। दूसरा, चाइना को ये साफ बता दिया गया है कि समंदर से लेकर के मध्य एशिया के रेगिस्तानों तक भारत उसे हर सीधी टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के अंदर जिस तरह से लगातार समुद्री डकैतों और दूसरे सशस्त्र गुटों के हमले बढ़ रहे हैं, वहां ग्लोबल सप्लाई चेन बड़े संकट में है। ऐसे में चाबार के अंदर भारत की मजबूत और स्थायी उपस्थिति भारतीय नौसेना को इस पूरे इलाके के अंदर अपनी गश्त बढ़ाने, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और रसद आपूर्ति यानी कि लॉजिस्टिक्स के लिए एक मजबूत बैकअप प्रदान करती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कमर्शियल पोर्ट नहीं है, ये समंदर के अंदर भारत का एक रणनीतिक वॉच टावर बन चुका है। भारत अब रिएक्शन देने वाला देश नहीं, बल्कि वहां बैठ करके इक्वेशन बदलने वाला देश बन चुका है। अब दोस्तों, फैसले हमारे भारत के अंदर होते हैं और उनका असर इस वक्त ईरान के पास में दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ खबर नहीं है। तो दोस्तों, इस मामले में आप क्या सोचते हैं कि भारत का डेलीगेशन गया तो था वहां श्रद्धांजलि दे लें, लेकिन वो कुछ और ही काम करने में लग गया? आप कमेंट करके बताएं कि क्या भारत ने जो किया वो सही किया और क्या यही रणनीति होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।